हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का रिजल्ट का भी डेट घोषणा हो चुका है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम का डेट निर्धारित की जा चुकी है। इसलिए हम आप लोगों के लिए लाए हैं स्टैटिक जीके का खजाना, जिसमें से कि लगभग 150 क्वेश्चन होने की पूरी संभावना है, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और आने वाला एग्ज़ाम जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 है, आरआरबी ग्रुप डी जो कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और स्टैटिक जीके करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं से पूरी आने की संभावना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का है, इसलिए हम लोग 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो, ये देखते हैं। करो या मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ है। सोविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में रखे हैं, उसको देखते हैं। भारत सोविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके पहले हम लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट। भारत में रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 को। भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। रॉलेट एक्ट का ही दूसरा नाम है काला कानून। इसी को बोलते हैं नो अपील नो दलील का कानून। रॉलेट एक्ट काला कानून भारत में कब आया था? 1919 में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। इसी असहयोग आंदोलन का नाम है पहला जन आंदोलन। जन आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पहली बार ये आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस करी थी अंग्रेजों को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताइए कि महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि कब वापस करी अंग्रेजों को? असहयोग आंदोलन के समय में। इसी में आगे देखते हैं 1930 में हुआ था सोविनय अवज्ञा आंदोलन। सोविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम दांडी यात्रा भी है। दांडी यात्रा या फिर इसी को कहिए नमक सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1930 में। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर दांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस नमक सत्याग्रह को अंत किया था। सोविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च को 1930 को कहाँ से? साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। दांडी में समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस दांडी यात्रा को समाप्त किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का डिटेल हम बता दिए। असहयोग आंदोलन 1920 में और रॉलेट एक्ट 1919 में, ध्यान रखिएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में पहला भारत का कौन सा शहर? भुवनेश्वर है। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भारत का पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। अगर हम लोग बात करें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल अभी शामिल है? अभी वर्तमान समय में 40 स्थल है। भारत में विश्व धरोहर की सूची में पहला स्थान तो भुवनेश्वर है, लेकिन अभी वर्तमान समय में कितने स्थल है? 40 स्थल। 39वां स्थल इस दोनों को 2021 के अंदर ही शामिल किया गया है। 39वां स्थल जो है रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना के अंदर है। 39वां कौन सा स्थान है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना के अंदर है। 40वां स्थान है धौलावीरा गुजरात के अंदर। इस तरह से ध्यान रखेंगे। भारत में अभी विश्व धरोहर की सूची में कितने स्थल हैं? 40। कितने स्थल है? 40 स्थल। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ है। कब हुआ है? 16 नवंबर 1945 को। ध्यान रखेंगे, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर राजधानी है, सॉरी इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, दोदा बेटा निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? दोदा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर? ये नीलगिरी है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर। कितना ऊंचाई है? 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? 12 अक्टूबर 1993 को। इसमें सदस्य कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कितने सदस्य? 10, जबकि इनके सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिशी है, यही सही है। इसकी जो सत्ता होती है, सत्ता स्वरूप जो है केवल सिफारिश है, सिफारिश करने वाला सत्ता स्वरूप है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली के अंदर, ये भी गलत है। इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। इसके कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? यानी कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? ये सऊदी अरब के अंदर। ध्यान रखेंगे, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश के अंदर है? सऊदी अरब में। वहीं पर बात करें बसरा एयरपोर्ट, तो इराक में है। बसरा, इराक में कौन सा है? बसरा। ध्यान रखेंगे, इराक में कौन सा एयरपोर्ट है? बसरा एयरपोर्ट। रीफा एयरपोर्ट बहरीन में, रीफा एयरपोर्ट कहाँ पर है? बहरीन में। और सीरिया का अगर बात करें, बसेल अल असद एयरपोर्ट कहाँ पर है? बसेल अल असद, ये सीरिया के अंदर। इस तरह से किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है? सऊदी अरब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, किसी देश में जीवन स्तर शैली को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड है? यानी किसी देश में जीवन स्तर यानी जीवन शैली को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड सही है? औद्योगिक विकास, गरीबी का अनुपात, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें इसका सही हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही जीवन स्तर यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जीवन स्तर का अगर बात किया जाए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। वहीं पर अगर बात करें, भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में, देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? देश के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? ये वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? वैश्वीकरण के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? डबल फॉल्ट का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये टेनिस से किया जाता है। किस खेल से? टेनिस से। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 भी होते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। स्नूकर का अगर हम लोग बात करें, स्नूकर, तो बेज का संबंध है स्नूकर से। बेज, बॉल, ब्रेक, ब्रिज, सेंचुरी, चाक इत्यादि, ये सभी का संबंध किस खेल से? स्नूकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में, डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए कंप्रोज्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। यानी व्यापक रूप से ईंधन का जो रूप से प्रयोग किया जाता है वो मीथेन है। किसका प्रयोग किया जाता है? मीथेन का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह दबे हुए कंप्रोज्ड प्राकृतिक गैस का प्रमुख एक घटक है। मीथेन की बात किया जाए तो मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या आता है? CH4। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया। मीथेन का खोज किसने किया है? वोल्टा भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि मीथेन का खोज वोल्टा ने किया था। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। वहीं पर बात करें ब्यूटेन और प्रोपेन, ये ब्यूटेन और प्रोपेन LPG गैस के अंदर पाया जाता है। ब्यूटेन और
ब्यूटेन और प्रोपेन किस में पाया जाता है? एलपीजी गैस के अंदर। अब एलपीजी गैस में गंध का जो कारण है वो मर्केप्टॉन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेटर ये जो अधिनियम है ये कब का अधिनियम? 1999 का। ये कब का अधिनियम? 1999। यानी कि उस क्षेत्र के अंदर जो सबसे अधिक प्रचलित है उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो भारत में सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था पहली बार। जीआई टैग का जो अधिनियम है ये कब का? 1999 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पर हराया? कहाँ हराया था बाबर? और ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसके बारे में डिटेल बताते हैं आप लोगों को। देखिए, पानीपत का अभी तक में 3 युद्ध हुआ है। पहला जो युद्ध हुआ है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। विजयी किया कौन हुआ था? बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया था, मुगल वंश की। तो ध्यान रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर की विजयी हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? अकबर। ध्यान रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इस युद्ध में अहमद शाह की विजयी हुई थी और मराठा की हार हुई थी। ध्यान रखेंगे। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में, सिंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? यानी नागर शैली में निर्मित जो मंदिर है वो कौन सी मंदिर है? नागर शैली में। तो ध्यान रखेंगे, नागर शैली में जो मंदिर है वो खजुराहो का मंदिर है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत में लगभग जितने भी मंदिर है वो नागर शैली में बनाए जाते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। अब मध्य जो है भुवनेश्वर के आसपास वो बेसर शैली में बनाए जाते हैं। बेसर शैली। ध्यान रखेंगे। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। इसको बनाया किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? चंदेल शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड। देखिए, कुछ घास के मैदान का नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो घास का मैदान है उसको डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। ब्राज़ील का जो घास का मैदान है उसको कंपास। ध्यान रखेंगे। गुयाना का जो घास का मैदान है उसको लानोस कहते हैं। अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसको सवाना कहते हैं। अर्जेंटीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना का जो घास का मैदान है वो पंपास है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपास। यही ब्राज़ील के अंदर सबसे अधिक कॉफ़ी पाए जाते हैं, इसलिए कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर है। देखते हैं पीछे क्वेश्चन जो छोटा एक देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 39 में था, प्रतिष्ठित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था? प्रतिष्ठित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया था? विनेश फोगाट को दिया गया था। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। ध्यान रखेंगे इस बात को भी।
पंकज अडवाणी जो है ये स्नूकर या बिलियर्ड्स खेल के खिलाड़ी हैं, स्नूकर या बिलियर्ड्स। दूती चंद ये धाविका है। दूती चंद के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के अंदर छत्तीसगढ़ वीरिनी पुरस्कार दिया गया। किनको? दूती चंद को। छत्तीसगढ़ वीरिनी पुरस्कार किसको दिया गया है? दूती चंद को। और दूती चंद क्या है? धाविका है। छत्तीसगढ़ वीरिनी पुरस्कार किसको दिया गया है? दूती चंद को। कब? 2021 के अंदर। दूती चंद का संबंध किस खेल से है? धाविका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है म्यूटेशन उत्परिवर्तन शब्द का क्या अर्थ है? म्यूटेशन उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ है आनुवांशिक गलती। ध्यान रखेंगे, म्यूटेशन उत्परिवर्तन का क्या अर्थ है? आनुवांशिक गलती। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, निम्न में से किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता? 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता, तो ये जीता है बेल्जियम ने। ये किस देश ने जीता है? बेल्जियम। और उप विजेता थे नीदरलैंड। 2018 का पुरुष का जो हॉकी विश्व कप हुआ, इसको किस देश ने जीता? बेल्जियम ने जीता है। उप विजेता रहे नीदरलैंड। 2023 के अंदर जो विश्व कप होगा, पुरुष विश्व कप, ये कहाँ पर होने वाला है? हॉकी का पुरुष विश्व कप ये भारत के अंदर होने वाला। ध्यान रखेंगे इस बात को भी कि 2023 के अंदर हॉकी विश्व कप का जो खेल होगा कहाँ पर? भारत के अंदर। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं आप लोगों को। जूनियर हॉकी विश्व कप 21 जो 2021 के अंदर हुआ, जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 के अंदर जो हुआ, इसके विजेता है अर्जेंटीना। ध्यान रखेंगे इसको भी। और उप विजेता है जर्मनी। ये कहाँ पर खेला गया था विश्व कप का फाइनल? हॉकी जूनियर विश्व कप का फाइनल कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर। किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। और हराया किसको? जर्मनी को। ध्यान रखेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर पालिका किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं एवं नगर पालिका किस अधिनियम के अंतर्गत अस्तित्व में आई? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया पंचायती राज को। अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया पंचायती राज को। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही अनुसूची नंबर 12 में जोड़ा गया नगर निगम को। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन में पंचायती राज और नगर पालिका को जोड़ा गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग बात करें पंचायती राज दिवस, ये लागू कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन ये 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी राजस्थान के नागौर जिला में। ध्यान रखेंगे पंचायती राज दिवस कब मनाया था? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को ही पंचायती राज ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, तो इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन ये अनुसूची नंबर 12 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, 43 क्वेश्चन नंबर 43 में है IUCN दस्तावेज। IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजाति की सूची दी जाती है। लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है। ये किस प्रकार की सूची है? इसको बोलते हैं हम लोग लाल सूची। ध्यान रखेंगे इस किस प्रकार की सूची है? लाल सूची। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राज दरबार में सिजदा सष्ट्यांग प्रणाम, सिजदा जो होता है राजा के पैरों में अपने मुंह से चुमना, इसी को बोलते हैं सिजदा। और फैबोस सम्राट के पैरों को चुमना की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। ध्यान रखेंगे गयासुद्दीन बलबन ने के दरबार में सिजदा या फैबोस की प्रथा की शुरुआत किया गया था। बलबन जो है रक्त एवं लौह नीति को लागू किया था। अपने दरबार में रक्त एवं लौह नीति को लागू किया था। इन्होंने ही ईरानी नववर्ष नवरोज की शुरुआत किया था। नवरोज
बलबन एक पृथक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो समपार्श्विकी आवश्यकता के बिना गरीबों को छोटे ऋण देता है। ये ग्रामीण बैंक है। ये किस प्रकार की बैंक है? ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में किया गया था। कब? 1983 में, और मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस। किसके द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्षित एक चिरस्थायी विकास लक्ष्य नहीं है? ये अंतरिक्ष अनुसंधान है। अंतरिक्ष अनुसंधान इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 47 में है, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? नमी यानी आर्द्रता। आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र है इसको बोलते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर। इनमें से हवा की नमी मतलब आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक घनत्व। मैनोमीटर से जो मापा जाता है गैसों का दाब। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। वहीं पर अगर हम लोग बात करें समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई जो मापा जाता है ये फाइडोमीटर से मापा जाता है। ध्यान रखेंगे, फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48। किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट संभावना है? रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट भावना है। ये सब्जी के छिलके। ध्यान रखेंगे, सब्जी के छिलके जो है रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण की एक उत्कृष्ट संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात की, इसकी स्थापना 1974 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब किया गया? 1974 में, 74। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में, और इसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण जारी की जाती है। स्थापना 1974 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। ध्यान रखेंगे, विश्व आर्थिक मंच, ध्यान रखेंगे ये विश्व आर्थिक मंच, इसकी जो स्थापना किया गया है ये 1971 में। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई? 1971 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है। ध्यान रखें, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? पर बर्न। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम एक सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी फोरम एक सरकारी संगठन है। इस फोरम में 70 सदस्य होते हैं। खैर इसके बारे में कोई डिटेल ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत 14.2% है। ध्यान रखें कितना? 14.2। इसके अलावा देखते हैं और संप्रदाय के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। हिंदू की बात करें तो 79%, 79.80% हिंदू हैं। ईसाई 2.30%। सिख की बात करें 1.72% सिख। बौद्ध की बात करें 0.70%। जैन का बात करें 0.37%। मुस्लिम का बात करें 14.2%। अन्य में आ जाता है 0.66%। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जो प्रतिशत है किसका? हिंदुओं का, और उसके बाद हिंदू के बाद जो सर्वाधिक है वो मुस्लिम का है 14.2%। अब हम कुछ करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस जो मनाया जाता है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। और इसकी जो शुरुआत हुई 21 नवंबर पहली बार जो मनाया गया 2015 से। इसी में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। पीएम मत्स्य संपदा योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई है? ये 5 वर्षों के लिए लागू की गई है 2020 से 25 में, 2020 से 25 के बीच। पीएम संपदा योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई है? 5 वर्षों के लिए, 2020 से 2025 के बीच। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ? ये पटना के अंदर, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना, बिहार में। अगर बात करें हम लोग भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये गंगा का डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा का डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2021 ये जो चुना गया है भारत का सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। ये किसको दिया गया है? सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। ये पुलिस स्टेशन का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी ध्यान रखेंगे, गृह मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह। इसको भी ध्यान रखेंगे, गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह। वहीं पर बात करें ब्रिटिश भारत में मुस्लिम व्यवस्था के जनक, ब्रिटिश भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ब्रिटिश भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। इसी अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम है जमींदारी प्रथा भी। जमींदारी प्रथा भारत में किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। और इसी कॉर्नवालिस को भारत में ब्रिटिश के पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें, मैकेंजी को माना जाता है महलवाड़ी व्यवस्था के जनक। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? रीड और मुनरो। वहीं पर बात करें हम लोग चौरी चौरा कांड, इसके अंदर क्या, ये घटना है 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलनकारियों ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक चौरी चौरा नामक स्थान जहां पुलिस थाने को जला दिया गया था। इसी घटना चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, ये भी पुलिस से संबंधित है, इसलिए इसको भी क्वेश्चन में डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी से संबंधित। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये जियोफ एलार्डिस को बनाया गया। किसको? जियोफ एलार्डिस को। जियोफ एलार्डी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ये कहाँ के रहने वाले? ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावे एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम बता रहे हैं आप लोगों को आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना 1909 में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का स्थापना कब हुआ? 1909 में। अगर इसका अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो इमरान ख्वाजा जो पाकिस्तान के हैं। उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। और इसके जो नए सीईओ बनाए गए हैं जियोफ एलार्डिस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई के अंदर। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई। वहीं पर बात कर आईसीसी के द्वारा जो खेला गया था T20 वर्ल्ड कप 2021, हाल ही में खेला गया है ये T20 वर्ल्ड कप 2021। इसके विजेता कौन से देश रहे? ऑस्ट्रेलिया। इसके विजेता कौन रहे? T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और उप विजेता न्यूजीलैंड। ये किस देश में आयोजित की गई थी? यूएई में, दुबई के अंदर ये आयोजित की गई थी, यूएई में। और इनका जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नवंबर 2021 को किस राज्य को
देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का जो पुरस्कार दिया गया ये आंध्र प्रदेश को। किस राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश राज्य जो है देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है। अगर जिला की बात करें तो बालासोर जिला, बालासोर जिला किस जिले को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? बालासोर जिला। अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा राज्य है? तेलंगाना। अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य है तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ध्यान रखेंगे ये भी। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो पुरस्कार चयनित किया गया वो त्रिपुरा को। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का जो गठन हुआ है 2 जून 2014 को, ये भारत का 29वां राज्य बना था। जबकि भारत में अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 यूटी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों की संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन। लाल सलाम एक उपन्यास, लाल सलाम एक उपन्यास, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। लाल सलाम उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखेंगे, स्मृति ईरानी। लाल सलाम एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया? स्मृति ईरानी के द्वारा लिखा गया। स्मृति ईरानी अभी भारत में महिला बाल विकास मंत्री है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा गया लाल सलाम एक उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। 22 नवंबर 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? 22 नवंबर 2021 को वीर चक्र से सम्मानित किसे किया गया? ये अभिनंदन वर्धमान को। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। 22 नवंबर 2021 को किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया? ये अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ था जिसमें से पाकिस्तान का F-16 जो पाकिस्तान का ये था इसको मार गिराया था। इसीलिए इनको अभिनंदन, और ये अपना खुद पाकिस्तान में चले गए थे अपने कमांडर के साथ और इनको भारत फिर छुड़ाया था। ध्यान रखेंगे। तो इसको इनके लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया अभिनंदन वर्धमान को। इसी के साथ ये वीडियो में आज इतना ही क्वेश्चन हम लोग लिए। अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा इससे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे और आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों के एग्ज़ाम में इस वीडियो से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको आप लोग शुरू से अंत तक एक बार रिवीजन कर लीजिए। और आने वाले वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो होगा सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।